Good morning to all. Welcome to C Anjali Chan classes, your buddy to make audit easy. So, in this particular part, we will be studying about the reporting of identified or suspected non-compliance. ऐसी non-compliance जिसको कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं या फिर हमको डाउट है कि नॉन कंप्लाइंस है, उसको रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट करने में अपने पास 3 पार्ट है। पहला है कि रिपोर्ट टू टीसीडब्ल्यूजी यानी दोज चार्ज विद गवर्नेंस, रिपोर्ट टू अथॉरिटी इन एनफोर्समेंट एंड रिपोर्टिंग इनटू ऑडिटर्स रिपोर्ट। 3 पार्ट। सबसे पहले हमें टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट में किस तरीके से हमें मेंशन करना है, एंड देन थर्ड पार्ट की जो अपनी अथॉरिटी इन एनफोर्समेंट है उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है। ये 3 चीजें हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में जो कि हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वी हैव रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस टू टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को हमें किस तरीके से नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करनी है, वी विल बी गोइंग टू स्टडी दैट, बट फर्स्ट फ्रॉम आवर हैंड रिटन नोट्स एज यूजुअल। तो रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस टू टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी को कैसे हमें रिपोर्टिंग करनी है नॉन कंप्लायंस की। द ऑडिटर शैल communicate matters involving non compliance with laws and regulation to TCWG। TCWG को रिपोर्ट करेगा applies to the matter comes to auditor's attention during the audit। ऑडिट करते हुए जितने भी मैटर्स नॉन कंप्लाइंस की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर मुझे डाउट है कि नॉन कंप्लाइंस है, तो टीसीडब्ल्यूजी को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। एक्सेप्शन क्या रहेगी, मैटर इज क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैटर ऐसा है कि उसका कुछ भी कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमें टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा देखते हैं। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट मैटर इन्वॉल्विंग नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन टू टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, तब करेगा जब जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि नॉन कंप्लायंस है कि नहीं, बट कुछ ऐसी नॉन कंप्लायंस है जिसका इम्पैक्ट मेरे पास इनकॉन्सिक्वेंशियल है, जिसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है अल्टीमेटली, तो वो मुझे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है टू दी टीसीडब्ल्यूजी। इफ और एक और बात, अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट एक ही है, यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि सेम ही पर्सन टीसीडब्ल्यूजी है, सेम ही पर्सन मैनेजमेंट है। ये कब होता है, जब अपना स्मॉल एंटिटी स्मॉल स्केल पे हम ऑडिट कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पहले उसी इंसान को टीसीडब्ल्यूजी वाले डिपार्टमेंट में लेके बैठूंगी और बोलूंगी कि ये है, फिर उसी इंसान को दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जाऊंगी मैनेजमेंट के और बोलूंगी ये है। डुप्लीकेट थोड़ी करना है, एक ही इंसान है, तो टीसीडब्ल्यूजी को बोला तो मींस मैनेजमेंट को बोल दिया। तो टी इफ टीसीडब्ल्यूजी इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, देन सेपरेट कम्युनिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सेपरेट कम्युनिकेशन की हमको जरूरत नहीं है। ये चीज हो गई। देन इंटेंशनल एंड मटेरियल नॉन कंप्लाइंस, ऐसी नॉन कंप्लाइंस जो कि जानबूझ के की गई थी और वो क्या है, मटेरियल है, यानी इट विल इम्पैक्ट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या, इफ ऑडिटर बिलीव्स दैट द नॉन कंप्लायंस इज इंटेंशनल प्लस मटेरियल, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इट टू टीसीडब्ल्यूजी एज सून एज प्रैक्टिकेबल। अगर उसको ये पता चलता है कि जो मिस्टेक थी वो इंटेंशनल थी और मटेरियल है, तो जितनी जल्दी उसको पता चलता है उतनी ही जल्दी उसको टीसीडब्ल्यूजी को बताना चाहिए। ओके। देन उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉन कंप्लायंस है इंटेंशनली की गई थी उसमें खुद टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट भी क्या हो, शामिल हो। यानी इस बार मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी भी क्या है, रेड हैंडेड है, वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है। तो हम किसके पास जाए, इफ ऑडिटर सस्पेक्ट्स, ऑडिटर को डाउट है दैट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन द नॉन कंप्लायंस, अगर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी भी नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व है, देन ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू द नेक्स्ट हायर लेवल। अब टीसीडब्ल्यूजी से भी हायर लेवल पे जाएगा ऑडिटर टू कम्युनिकेट दैट सच नॉन कंप्लायंस। और हायर अथॉरिटी क्या होती है, या तो सुपरवाइजरी बोर्ड पाएगी उस कंपनी की या फिर ऑडिट कमेटी, क्या होगा, या तो सुपरवाइजरी बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी। ठीक है। इफ नो हायर अथॉरिटी, अगर हायर अथॉरिटी ही नहीं है, तो ऑडिटर बिलीव्स कम्युनिकेशन मे नॉट बी एक्टेड अपॉन,
कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट हायर अथॉरिटी ही टीसीडब्ल्यूजी थी और टीसीडब्ल्यूजी ही क्या है, इन्वॉल्व है। तो क्या करेंगे, एंड ऑडिटर को अनश्योर है कि किसको रिपोर्ट करे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जिसको रिपोर्ट करेगा वो टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट का सगा हो, तो वहां पे ऑडिटर फंस जाएगा। तो इस केस में ऑडिटर को क्या लेना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। ऑडिटर शैल कंसिडर नीड टू ऑब्टेन द लीगल एडवाइस। क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में हमने कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, अगर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व है, ये डाउट है किसको, ऑडिटर को, तो वो हायर अथॉरिटी को बताएगा। हायर अथॉरिटी सुपरवाइजरी बोर्ड या ऑडिट कमेटी हो सकते हैं। इफ इन केस दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो हम क्या लेंगे, लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेंगे। तो ये क्या हो गई हमारी रिपोर्टिंग थी नॉन कंप्लायंस टू टीसीडब्ल्यूजी। समराइज कर देती हूँ। पहले हमने ये बोला कि जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं कम्युनिकेट करूंगी टीसीडब्ल्यूजी को। मैटर्स अगर क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल है तो मुझे जरूरत नहीं है। अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट एक है तो सेपरेट कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सेकंड चीज थी, अगर इंटेंशनल एंड मटेरियल नॉन कंप्लायंस है तो मुझे एज सुन एज प्रैक्टिकेबल टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करना है। और थर्ड ये बात था कि अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी खुद ही इन्वॉल्व है तो मेरे को हायर अथॉरिटी को बताना, वो सुपरवाइजरी बोर्ड हो सकती है, ऑडिट कमेटी हो सकती है। एंड इन केस अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, लीगल एडवाइस ऑब्टेन करनी पड़ेगी। दिस वाज द रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस टू टीसीडब्ल्यूजी। ओके, तो इसी चीज को एक बार हम बुक से पढ़ लेते हैं। नोट्स का फायदा बस यही होता है कि आपको ऑर्गेनाइज वे में मिल जाता है। कोई हाईलाइटिंग लाइन होती है तो उसको हम अलग से लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये पैराग्राफ फॉर्म है। एंड नोट इवन दैट कि आप खुद जो आंसर लिखते हो ना एग्जाम में, वो जरूरत नहीं है आपको पैराग्राफ में लिखने की। एंड जितने भी सीए स्टूडेंट्स है या फैकल्टीज है वो प्रेफर यही करते हैं कि हम उसको बुलेट्स में लिख के आए, सो दैट क्लियरली सारे लाइन एंड कॉन्सेप्ट दिखे चेकर को, जिससे कि इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो कि जान थी, जो कीवर्ड्स था, वो इग्नोर ना हो। Unless all of the TCWG are involved in the management of the entity and therefore are aware of the matter involving identified or suspected non-compliance already communicated by the auditor, the auditor shall communicate with the TCWG matters involving non-compliance with the laws and the regulation that comes to the auditor's attention during the course of the audit, other than when the matters are clearly inconsequential। एक ही पैराग्राफ में इन्होंने सब कुछ लिख दिया। गंगा में सागर, सागर में कर दिया सारा कुछ, गागर में सागर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर इन्होंने क्या बोला, टीसीडब्ल्यूजी ही इन्वॉल्व नहीं है मैनेजमेंट में, यानी टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट सेम नहीं है। और मैंने आपको ये बताया अगर सेम है तो सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं करना। ठीक है, मतलब ये ऑडिट की लैंग्वेज है, और जो मैंने आपको लैंग्वेज लिखवाई है ना, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। मैं ऐसा करूंगी, जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है वही चीज मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में उतना पार्ट जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है आपको टीजी पे अवेल करा दूंगी। अदर थिंग्स जो कि मैं एग्जांपल लेती हूँ वो मेरे हैंड ड्राफ्टेड होते हैं, वो तो मैं नहीं दे सकती। बट जो ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट है इसमें कुछ चेंज आना ही नहीं है। बस फर्क इतना है, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है, वहाँ पे बुलेट्स में होगा, और थोड़ा इजी लैंग्वेज में होगा, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। और वो लैंग्वेज तुम ऐसे कैसे एग्जाम में लिख सकते हो, मैंने खुद लिखी है और मेरे भी नंबर काफी अच्छे आए हैं। एग्जाम्पन्स आई है मेरी ऑडिट में, इंटर में भी, एंड सी फाइनल में खैर 3 नंबर से मिस हो गई थी। यू कैन रिलाई होली एंड सोली ऑन माई नोट्स ऑल्सो। और जहाँ पे बुक से करना है तो बुक से करना ही है। तो ये अपना पहला पैराग्राफ का क्रक्स था। क्रक्स क्या हो गया, क्रक्स क्या हो गया, इसमें अपने पास आ जाएगा मैनेजमेंट इक्वल टू TCWG, नो सेपरेट कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। एक ये हो गया। सेकेंड चीज अपने पास ये हो गई, इफ नॉन कंप्लायंस इज इनकॉन्सिक्वेंशियल देन नो नीड टू रिपोर्ट। बस ये इसका क्रक्स है। देन वी हैव अनदर पैराग्राफ जो कि हमने पढ़ा था, इफ इन ऑडिटर जजमेंट द नॉन कंप्लायंस रेफर टू इन पैराग्राफ 22, मतलब ऊपर वाले में, इज बिलीव टू बी इंटेंशनल एंड मटीरियल। इंटेंशनल एंड मटीरियल है। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू TCWG एज सून एज प्रैक्टिकेबल।
कुछ अलग लिखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हीं नोट से तो अपना नोट्स जो है सिंप्लीफाइड वे में बनाया हुआ है। तुम इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आ सकते हो। वही चीज है, इसमें कुछ समझाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। If the auditor suspects that the management or TCWG with governance are involved in non-compliance, यानी दोनों ही non-compliance में involve है, the auditor shall communicate the matter to the next higher level of authority at the entity if exists, such as audit committee or the supervisory board. अगेन यही चीज हमने पढ़ा था। तो यू कैन सी विद इन लेक्चर ओनली हम एक ही कॉन्सेप्ट को दो बार रिवाइज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम नोट से पढ़ रहे हैं एंड देन उसी चीज को हम फिर बुक से पढ़ रहे हैं। Where no higher authority exists, or if the auditor believes that communication may not be acted upon or is unsure as the person to whom to report, the auditor shall consider the need to obtain the legal advice. यही चीजें लिखी है। आप इसको बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने नोट्स में लिखा है। तो इट्स योर चॉइस कि आपको पैरा में लिखना है या बुलेट में। एंड इफ यू राइट इन बुलेट फॉर्म तो चेकर भी क्या करेगा, आपको मार्क्स सही देगा। हालांकि लिखा उस बच्चे ने भी सेम कंटेंट है जो पैरा में लिख रहा है और उसने भी जिसने बुलेट में लिखा है। प्रेफरेंस किसके आंसर को ज्यादा मिलेगी? जिसने बुलेट में लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पे क्लियरली एक एक लाइन एंड एक एक कीवर्ड दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। रिपोर्टिंग द नॉन कंप्लायंस टू TCWG। नॉन कंप्लायंस को हमने किसको रिपोर्ट किया है? TCWG को रिपोर्ट किया है। अब नेक्स्ट अपने पास है रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी नॉन कंप्लायंस है वो ऑडिटर को ऑडिटर्स रिपोर्ट में रिपोर्ट करनी है, तो किस तरीके से होगी? अगेन यहाँ पे मैं ओवरव्यू ही दूंगी, बाकी डिटेल में तो हम किस तरीके से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाता है, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है या एडवर्स दिया जाता है, वो हम ऐसे 705 में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका मटीरियलिटी प्लस परवेजिवनेस का। परवेजिवनेस का कॉन्सेप्ट आएगा प्लस वेदर ऑडिटर इज एबल टू ऑब्टेन SAAE और नॉट, वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वहां पे आपको क्लियरली समझ आएगा। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग ऐसे 250 हम इसको यहाँ पे एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दी FS। FS में जो जितनी भी नॉन कंप्लायंस है उसको हमें ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है? रिपोर्टिंग। तो व्हेन नॉन कंप्लायंस अफेक्ट FS, एक केस होगा जिसमें कि जो नॉन कंप्लायंस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट नॉन कंप्लायंस हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द FS, FS पे क्या है? मटेरियल इफेक्ट है, प्लस इट इज नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन FS, और FS में उसका कोई पर्टिकुलर डिस्क्लोजर भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? अभी के लिए इसको बाय हार्ट कर लेना, रट्टा लगा लेना। देन ऑडिटर शेल एज पर एसएफ 705 एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। या तो जो ऑडिटर है वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा। मतलब की बात क्या है, अभी के लिए तुम इसको ये याद रखो, ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर लिए थे, जिसकी वजह से उसने ये कंक्लूड किया कि इफेक्ट जो है एफएस में मटीरियल होगा एंड उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से या तो उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ रहा है या एडवर्स ओपिनियन देना पड़ रहा है। दोनों में अंतर है किस चीज का? परवेजिवनेस का। परवेजिवनेस क्या होती है ये हम ऐसे 700 में देखने वाले हैं, राइट। अभी के लिए आपको इसको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। जब हम ऐसे 700 सीरीज पे आ जाएंगे तब मैं क्लियरली इन कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करूंगी इन योर माइंड। अभी के लिए यू हैव टू मग अप इट, यू हैव टू बाय हार्ट इट। When auditor can't obtain audit evidences, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो audit evidences को obtain कर चुका है, तब उसने conclude किया कि इफेक्ट जो है मटीरियल रहेगा एंड उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो इसलिए क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन आया है। When auditor can't obtain evidences, audit evidences obtain ही नहीं कर पाया ड्यू टू, या तो ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट की वजह से या फिर प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से वो ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तो कैसे रिपोर्ट जाएगी? तो वहां पे या तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। इफ ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड बाय द मैनेजमेंट, यानी रोका गया है, लिमिटेशन लगाई गई है मैनेजमेंट और TCWG फ्रॉम ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस टू इवेल्युएट नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस हुई है या फिर नहीं हुई है, इसके ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने से ही ऑडिटर को प्रिक्लूड कर दिया गया है।
लिमिटेशंस लगा दी गई है, तो क्या होगा? देन ऑडिटर शेल एज पर एस 705 एक्सप्रेस क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। अगेन यहाँ पे ऑडिट एविडेंसेस तो वो ऑब्टेन नहीं कर पाया है, बट यहाँ पे बात आ जाएगी परवेजिवनेस की, और ये जो वर्ड परवेजिवनेस है वो हम ऐसे 700 में देखने वाले हैं। अगेन यू हैव टू मग अप इट बाय हार्ट इट। देन लिमिटेशन, अब हमने यहाँ पे बात किया था कि ऑडिट एविडेंसेस मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी की वजह से नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है ऑडिटर। अब बात करें कि प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है। लिमिटेशन इज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, लिमिटेशन किसकी वजह से? सर्कमस्टांसेस की वजह से। यहाँ पे मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी का रोल नहीं है। if auditor is unable to determine whether non-compliance has occurred due to limitation imposed by the circumstances की वजह से, ना कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी सारे ऑडिट एविडेंसेस देने को तैयार है, बट क्या हुआ? फैक्ट्री में ही आग लग गई। आग लगने की वजह से क्या हो गया? जो डॉक्यूमेंट्स है वो जल के खाक हो गए। तो अब इसमें ऑडिटर करे तो करे क्या? Then auditor shall evaluate the effect on the auditor's opinion as per SA 0705। तो ऐसे में क्या करेगा? इफेक्ट को क्या करेगा? वो इवेल्युएट करेगा। तो ये मैंने एग्जांपल तुम्हें समझा ही दिया है एक्सप्लेन करते हुए कि ऐसा कौन सा सर्कमस्टांस हो सकता है, एन नंबर ऑफ सर्कमस्टांस हो सकते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल था, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये दे दिया कि आग लगी थी या फिर अर्थक्वेक आ गया था, वट एवर द नेचुरल क्लैमिटी, जिसकी वजह से हमारे जो आधे डॉक्यूमेंट है वो क्या हो गए थे? जल के खाक हो गए या डैमेज हो गए, बर्बाद हो गए। ठीक है। तो it was the reporting of non-compliance in auditor's report on the FS। पहले हमने देखा कि नॉन कंप्लाइंस एफएस को इफेक्ट कर रही है, वहां पे ऐसे ए हमने ऑब्टेन कर लिए हैं, और मटेरियल इफेक्ट है, डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जाएगा। फिर ऑडिट एविडेंसेस जो है ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, तो या तो क्वालिफाइड जाएगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। फिर उसके बाद लिमिटेशन इज ड्यू टू सर्कमस्टांस, तो वहां पे इवेल्युएट करेंगे ऑन द ओपिनियन एज पर एस 705। बस इतना ही याद रखना है। 30 सेकंड के अंदर अंदर हम इसको 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार नोट से और एक बार वैसे, और एक बार अब हम टेक्स्ट से भी पढ़ लेते हैं इसे। रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एफएस। कैसे? इफ if the auditor concludes that non-compliance has a material effect on the financial statement तो उसका material effect है, and has not been adequately reflected in the financial statement, the auditor shall, in accordance with SA 705, express qualified or adverse opinion on the FS। ये इसी तरीके से लिखना है अगर क्वेश्चन आता है तो, और ये आता ही है सीए फाइनल वालों के लिए। इंटर वालों के लिए भी आ सकता है, तुम्हें भी तैयार रहना है। दैट्स वाई कि मैं एक ही साथ ले रही हूँ इंटर और फाइनल को, क्योंकि आईसीएआई अब अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा। हाँ, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, उसका मैं अलग से आपके लिए समरी लेके आऊंगी। डोंट वरी फॉर दैट। तो हम बुक से रीड कर रहे थे। इफ ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड बाय द मैनेजमेंट और दोज charged with governance from obtaining sufficient appropriate audit evidences to evaluate whether non-compliance that may be material to the financial statement has or is likely to have occurred, the auditor shall express a qualified opinion and disclaim an opinion on the financial statement on the basis of limitation on the scope of the auditor's uh, ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एस 705। अब इसमें ना सारा खेल जो है ना कि हम क्वालिफाइड, एडवर्स, फिर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर क्यों लिख रहे हैं, वो सारा खेल जो है मटीरियलिटी एंड परवेजिवनेस का है। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एस 700 एंड 705 में क्लियर करने वाली हूँ। अभी के लिए यू हैव टू बाय हार्ट, ठीक है, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट को मैसअप नहीं करना चाहती। If the auditor is unable to determine whether non-compliance has occurred because of limitations imposed by the circumstance rather than by the management or TCWG, the auditor shall evaluate the effect on the auditor's opinion in accordance with SA 705।
तो ये अपना था रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये थोड़ा छोटा सा दे रखा है यहाँ पे, रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। इसको हम पेज नंबर 14 से पढ़ेंगे। अगेन मैंने आपको बताया ही था, या तो रेप्लिका है या फिर रेफरेंस दिए गए हैं। तो हम इसको कहाँ से पढ़ने वाले हैं? रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नॉन कंप्लाइंस है वो बहुत सीवियर नेचर की है और वहां पे हमको थर्ड पार्टी यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगेन एज यूजुअल हम पहले इसको अपने नोट से पढ़ेंगे, देन हम बुक पे आएंगे। ओके, तो वी हैव द कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट पेज। अब मुझे याद कैसे है? क्योंकि मैं नोट्स भी तुम्हारे लिए खुद बनाती हूँ, किसी और से नहीं बनवाती। मैं खुद बनाती हूँ, खुद लिखती हूँ, खुद इस पर टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, तब तुम्हारे पास आती हूँ पढ़ाने के लिए। लाइक एक अच्छा टीचर वही होता है जो पहले खुद होमवर्क करके आता है, राइट? तो रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस लीगल ड्यूटी। अब क्योंकि हमने ऐसे 230 में देखा था, इफ यू रिमेम्बर, कि जो ऑडिटर की वर्किंग पेपर्स है या फिर ऑडिटर को नॉलेज मिली होती है बहुत सारी ड्यूरिंग दी ऑडिट ऑफ द क्लाइंट, तो उसको वो क्या रखनी पड़ती है? कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है। विदाउट कंसेंट ऑफ क्लाइंट वो किसी को नहीं बता सकता। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं या फिर लो हमें खुद बोलेगा कि आपको जरूरत नहीं है क्लाइंट की अप्रूवल लेने का, यू हैव टू communicate it to enforcement and regulatory authority, right? Normally auditor has a professional duty to maintain the confidentiality of the client information। जैसे कि हमने 5 फंडा प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, एथिक्स पढ़ा था, राइट? तो उसमें क्या था? अपना कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर हैज टू मेंटेन द सिक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बीइंग obtained from the audit of the client। तो ऑडिटर कांट रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस टू द आउटसाइड पार्टी। जनरली तो ऐसा होगा, बट अगर सीवियर नेचर का है तो वहां पे हो सकता है कि जो लॉज एंड रेगुलेशन है वही हमें परमिट कर रहे हैं कि यू हैव टू डिस्क्लोज दैम। हाउएवर दिस ड्यूटी मे बी ओवररिडन बाय, ओवरराइडन मतलब कि वॉयलेट कर सकते हैं हम इसको या फिर कंप्लाई कर सकते हैं इफ स्टैट्यूट और लॉ और कोर्ट ऑफ लॉ सेज अस। जैसे कि जब 1 CR का भी फ्रॉड होता है, हम डायरेक्टली किसको कम्युनिकेट कर देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। इन एडीटी 4 नाम का एक फॉर्म होता है जो कि आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा। एंड इवन आपके सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वो अलग से चैप्टर भी दिया गया है, वो हम सीए इंटर के लिए डेडिकेटेडली पढ़ने वाले हैं। सीए फाइनल में वो नहीं है, सीए फाइनल में उस फॉर्म में जा चुका है। तो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वैसे तो हम इसको ब्रीच नहीं करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी को, बट लॉ की वजह से हमें ब्रीच करना पड़ सकता है। तो उसके एग्जाम्पल हम लेते हैं इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अंडर द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर financial statement, auditor has statutory duty to report non compliance to the supervisory authority। ऑडिटर के पास स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि नॉन कंप्लायंस को उसको सुपरवाइजरी अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एनबीएफसी या बैंक का केस होगा तो सुपरवाइजरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई है। इंश्योरेंस के केस में कुछ घपला हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो वहां पे कौन है? इरडई है, IRDAI। फिर उसके बाद लिस्टेड एंटिटी है तो कौन है? सेबी है, SABI। तो ये हमारी सुपरवाइजरी बोर्ड है। लिस्टेड क्लाइंट के केस में सेबी को देंगे, इंश्योरेंस के केस में IRDAI को देंगे, बैंकिंग एंड एनबीएफसी के केस में आरबीआई को भी क्या करेंगे? हम रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद है व्हेन मैनेजमेंट डजंट टेक एक्शन। अब ऐसा भी हो सकता है नॉन कंप्लायंस हुआ था और मैंने उनको बोला था कि प्लीज इसको आप ठीक कर दो, नहीं ठीक करोगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो some laws require auditor to report misstatement to the authority when मैनेजमेंट और TCWG फेल टू टेक करेक्टिव एक्शन। मैंने उनको बोला था कि आप इसको करेक्ट कर दो। उनको 10 बार रिमाइंडर भी भेजे, स्टिल उन्होंने चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, एफएस को करेक्ट नहीं किया, तो वहां पे भी मुझे लॉज एंड रेगुलेशंस को बताना ही पड़ेगा। और बताने से पहले मैं लीगल एडवाइस भी ले सकती हूँ। ऑडिटर विल या शैल ऑब्टेन लीगल एडवाइस। उसके बाद है गवर्नमेंट एंटिटी ऑब्लाइज टू रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस टू द गवर्निंग अथॉरिटी और इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट।
आज की डेट में प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन सी है उसको हमें बताना पड़ेगा कि क्या नॉन कंप्लायंस हुआ था। तो ये अपना था कम्युनिकेशन ऑफ द नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। इसी चीज को हम बुक से पढ़ते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन हमें यहीं से पढ़ना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा ही था कि डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम बेयर ऐसे, और बेयर ऐसे कहाँ से निकलते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस पार्ट में बता दिया था। पढ़ते हैं इसको। Reporting non-compliance to the regulatory enforcement authority. The auditor's professional duty to maintain the confidentiality of client information may preclude reporting identified or suspected non-compliance with the laws and the regulation. इजी लैंग्वेज में वही बोला है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला रूल है उसकी वजह से नॉन कंप्लायंस हमें नहीं बताना, बट लॉ एंड रेगुलेशन इसको ओवरराइड करती है। हाउएवर auditors legal responsibility vary under the different laws and the regulation. In certain circumstances the duty of confidentiality may be overridden by statute, लॉ और कोर्ट ऑफ लॉ। यही मैंने नोट्स में लिखा था। अगेन इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको वो वाले हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी जिससे कि आप इजीली उसको पढ़ पाओ। Under the present legal and regulatory framework for the financial institution in India, their auditor has a statutory duty to report occurrence or suspected occurrence of the non-compliance with the laws and regulation to the supervisory authority. And supervisory authority के मैं example दे चुकी हूँ. For example, auditor is required to report certain matters of the non-compliance to RBI as per the requirement of the NBFC, companies auditors report, Reserve Bank direction. ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है. Also, some laws or regulation requires the auditor to report misstatement to the authority in those cases where management and where applicable TCWG fails to take the corrective action. यही हमने नोट्स में देखा था. The auditor may consider it appropriate to obtain legal advice to determine the appropriate course of action. फिर उसके बाद in case of certain entities such as national government, regional, for example state, provincial and territorial government, local, for example city or town government, and the related governmental entities, for example agencies, board, commission and enterprise, the auditor may be obliged to report on instances of the non-compliance to governing authority or to report them in the auditor's report. बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में यही बोला है उन्होंने कि गवर्नमेंट एंटिटीज भी ऑब्लाइज्ड है, उनको भी हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा नॉन कंप्लायंस। ठीक है, इतना हार्ड लैंग्वेज तुम याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते तो आधा नंबर तो तुम्हें मिल ही जाएगा ये लाइन लिखने का भी। ठीक है, और मतलब ऑडिट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कोई भी इंसान कितना ही टॉपर हो, AIR 1 ही क्यों ना हो, पूरा ऑडिट तो कोई भी नहीं रख सकता। ठीक है, फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। The auditor's documentation of findings regarding identified or suspected non-compliance with laws and regulation may include. Documentation में क्या होगा, copies of records और documents, copies होगी records और documents की, inquiries होगी जो मैनेजमेंट से उसने किया होगा, corrective actions क्या क्या लिए गए थे वो सब होगा, minutes of discussion held with the management TCWG और parties outside the entity. Minutes of discussion जो मैंने मोम बताया था वो होगा जो कि हमने डिस्कस किया होगा, जितना भी हमारा डिस्कशन रहेगा मैनेजमेंट से या TCWG से या फिर आउटसाइड पार्टी, जैसे कि लीगल एडवाइस हमने ली थी, वो सबकी मिनट्स भी हमें क्या करके चलनी होगी, मेंटेन, और वही हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगी। तो यहाँ पे अपना एसेट 250 का मेजर सारा ही पार्ट हो गया है, बट अब हमें क्या पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव पढ़ते के साथ जो एसेट 250 है वो क्या हो जाएगा, स्वाहा। एसिड 250 क्या हो जाएगा हमारा, स्वाहा हो जाएगा। तो लेट्स गो टू द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओके, खाली ऑब्जेक्टिव से आएगा। ये आ गया अपने पास ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स आर, कौन सा ऑब्जेक्टिव, एसिड 250 का। वी आर गुड टू गो टू कंप्लीट दिस ऐसे। इतने दिनों बाद इसमें टर्मिनोलॉजीज अलग थी जिसकी वजह से हमें क्या लग गया, इसमें टाइम लग गया। The objective of auditor are to obtain sufficient appropriate audit evidences
SAAE उसको ऑब्टेन करने हैं रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉज एंड regulation generally recognized to have a direct effect on the determination of the material amount and the disclosure. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो लोग डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसकी तो कंप्लायंस भी ऑडिटर को देखनी ही देखनी है। क्या करना है, जितने भी जो लॉज है, यानी कि डायरेक्ट लॉज की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लॉज जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेंगे, उसकी मुझको क्या देखनी है, कंप्लायंस देखनी है। टू परफॉर्म specified audit procedure to help identify instances of non compliance with other laws and the regulation। सेकंड क्या है, अदर लॉज एंड रेगुलेशन में मुझे सारी कंप्लाइंस नहीं देखनी, मुझे एक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस देखना है, ओनली द एक्ट ऑफ द नॉन कंप्लाइंस। यहाँ से अब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अगर मैं तुम्हें ये ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ाती तो क्या समझ आता, नहीं आता। क्यों, क्योंकि पहले हमने डायरेक्ट लॉज की लेनी थी अंडरस्टैंडिंग, फिर इनडायरेक्ट लॉज की लेनी थी, फिर इंडिकेशंस का, फिर अपडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज का फ्रेमवर्क, वो सब देखा था। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, क्या रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला कि डायरेक्ट लॉज होगे तो उसका तो मुझे कंप्लाइंस भी देखना है, जैसे जीएसटी लॉ का, इनकम टैक्स लॉ का, कंपनीज एक्ट का, ठीक है। और इनडायरेक्ट लॉज होगा तो वहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लाइंस देखना है। क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लाइंस। एंड उसके बाद टू रिपोर्ट अप्रोप्रिएटली टू द नॉन कंप्लाइंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन आइडेंटिफाइड। मुझे पता चल चुका है, अब क्या करूंगी, रेस्पॉन्ड करूंगी किसके थ्रू, ऑडिटर्स रिपोर्ट के थ्रू। मेरे पास वही तो एक इक्विपमेंट है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, इफ डायरेक्ट लॉज, इफ डायरेक्ट लॉज चेक फॉर ऑल कंप्लाइंसेस। कंप्लाइंस हमको देखना है यहाँ। अगर इनडायरेक्ट हो गए, इफ इनडायरेक्ट लॉज, इनडायरेक्ट को हम ऑडिट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अदर लॉज एंड रेगुलेशन। इफ इनडायरेक्ट लॉज देन चेक फॉर नॉन कंप्लाइंस ओनली। एंड उसके बाद थर्ड तो है अपना रेस्पोंडिंग, रेस्पोंड और रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका बेस बना के आए हैं, राइट। तो नाउ एसिड 250 है स्वाहा, खत्म हो चुका है एसिड 250, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसकी मैं समरी बना के आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे कि इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, किस पे आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, कहाँ पे आपके केस लॉज बनेंगे, सॉरी केस स्टडीज बनेगी, एंड कहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स को रट्टा लगाना पड़ेगा, राइट। तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बना के ऑलरेडी दे दूंगी। यू शुड बी एक्टिव ऑन टीजी ऑल्सो। It is good to go to wind up this lecture. Enjoy audit, enjoy completion of Asset 250, and from the next part we will be covering Asset 299। कौन सा एसेट देखेंगे हम, एसेट 299। वो है अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। उसका भी अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें भी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, इसलिए हम उसको पहले देखने वाले हैं। 7 पेज का ऐसे अपना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। अब देखो, सारा कुछ ना मैं तुम्हारे लिए पहले से ही रख के लेके आती हूँ अपने लैपटॉप पे, सारा होमवर्क करके आ पाती हूँ, तभी मैं तुम्हें इतने अच्छे से बता सकती हूँ सारी चीजें। देखो यहाँ पे मैंने होमवर्क किया हुआ है, कॉन्सेप्ट नोट्स मैंने हैंड रिटन अपने खुद के बनाए हुए हैं। फिर ये देखो ऐसे 230 का, फिर ऐसे 250 का, इस तरीके से मेरे सारे जो फोल्डर्स है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। फिर ये लेक्चर्स हो गए आपके। फिर आज हम मतलब नेक्स्ट पार्ट में जब भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे 299 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अपना 7 पेज का बेयर ऐसे है, सिर्फ बेयर ऐसे ही 7 पेज का है। यू कैन सी ऐसे 299 कितने नंबर ऑफ पेजेस है, 7, जिसमें से पहला पेज तो फालतू है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पेज भी मॉडिफिकेशंस वगैरह होगी, तो चलो ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं है, तो ये तो हमें पढ़ना ही है।
बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये 2 या 3 पार्ट में ही ओवर हो जाएगा, और 2-3 पार्ट में इसलिए लगेगी क्योंकि इसमें